रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एक ऐसा चैप्टर जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं और उन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो सारी चीजें रिवाइज करते हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स है ना बार बार भूल जाते हैं। वो सारी चीजें रिवाइज करेंगे, एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करेंगे ताकि आप जो अपने एग्जाम में रिविजन करके जाओगे वो बहुत ज्यादा काम आए और आपके नंबर बढ़िया से आए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई। मैं हूँ धीरज सैनी, स्वागत करता हूँ आपको हमारे चैनल पर। देखो, सबसे पहली बात हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मतलब पौधों में प्रजनन के बारे में हम समझने वाले हैं। ये जो चैप्टर है अपना कौन सा चैप्टर है भाई? ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 19 जो मॉड्यूल नंबर 2 का अपना पार्ट है। यहाँ पर देखो, सबसे पहला पॉइंट अपने पास में आता है कि फ्लावर से ही रिप्रोडक्शन होने वाली है। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है हमें पता होना चाहिए। प्लांट के पार्ट्स में अगर हम देखें तो फ्लावर, लीफ, फ्रूट, ये सारी बहुत सारी चीजें आ गई। अब जो फ्लावर है उसी से फ्रूट बना हुआ है तो वो तो बातें की हो गई, पर बाकी का लीफ, स्टेम, रूट ये सारे वेजिटेटिव पार्ट है। फ्लावर क्या है? फ्लावर एक सेक्सुअल पार्ट है, इसी वजह से इसको हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई, यहाँ पर जो हरी हरी पत्तियां दिख रही हैं इनको क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। इनका काम प्रोटेक्शन का होता है, पर कब? अर्ली स्टेजेस पे, जब फ्लावर पूरा खिला नहीं होता, कली वाली स्टेज होती है। वहीं पर पेटल का काम दो होते हैं। सबसे पहली बात प्रोटेक्शन भी करेगा और दूसरी बात इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट भी करेगा ताकि पॉलिनेशन हो सके। अब पॉलिनेशन क्या होता है एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट पॉइंट था कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसे हम स्टेमन बोलते हैं, ये दो पार्ट से बना हुआ है, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। एंथर ही वो जगह है जहां पर पॉलन जो है प्रोड्यूस होता है। देखो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा हथौड़ी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक नीचे डंडी और ऊपर ऐसा गोला सा दिखाई दे रहा है। ये गोला एंथर हो गया और नीचे धागा जो दिखाई दे रहा है वो फिलामेंट हो गया। सिमिलरली अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे तो उसको पिस्टिल बोलते हैं या फिर कार्पेल बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा भाई? सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है अपना स्टिग्मा, बीच वाला पार्ट होता है स्टाइल और सबसे नीचे होता है ओवरी, जिसे हम हिंदी में अंडाशय कहते हैं। ज्यादातर पॉइंट्स आपके सेम है, अंडाशय हिंदी में याद रखना जरूरी है थोड़ा। यहाँ पर देखो भाई, ये जो पार्ट है ना इसके अंदर ये देखो बीज बीज से दिखाई दे रहे हैं, यही है ओव्यूल। पहले देखो ओव्यूल होता है और वही बाद में बड़ा होकर बनता है सीड, और वहीं पर ओवरी बाद में डेवलप होकर क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भाई, जब हम बोल रहे हैं कि भाई पॉलन बन रहा है या एग सेल बन रहा है, एग सेल बनता है ओवम के अंदर, ओवरी के अंदर, वहां पर ये सारी चीजें डेवलप हो रही है। तो वो कैसे डेवलप हो रही है उसके बारे में समझते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब छोटे वाले स्पोर का बनना, और छोटा वाला स्पोर कौन सा होता है? पॉलन होता है, मेल का जो स्पोर है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या रहता है भाई? ये कहां पर बनता है? ये एंथर के अंदर बनता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब देखो किस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। एंथर को जब हम काट करके देखते हैं तो हमें पता चलता है ये 4 सेक्शंस में डिवाइड है। ये 4 सेक्शंस क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम, जहां पर क्या है? रिप्रोडक्टिवली एक्टिव सेल्स पाए जाते हैं जो कि पोलन बनाने की एबिलिटी रखते हैं। अब जब पोलन बनाने की एबिलिटी रखते हैं तो इनको तो भाई प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। अंदर जो स्पेशल सेल है उन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल कह देते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर बनाने वाले ये सेल्स हैं। इनकी प्रोटेक्शन के लिए 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपिटम। ये 4 लेयर्स में से सबसे बाहर वाली जो एपिडर्मिस है उसका काम तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रोटेक्शन करना। वहीं पर जो अपना एंडोथीशियम और मिडल लेयर है इनका काम होता है प्रोटेक्शन भी करते हैं और इसी के साथ में डाइसेंस में भी हेल्प करते हैं। डाइसेंस का मतलब है जब जरूरत पड़ेगा तो पोलन को बाहर रिलीज करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा? वॉल्स में क्रैक्स बनाने होंगे। लास्ट आता है सबसे अंदर वाली वॉल जो कि टैपिटम है, जो पोलन के सबसे पास में रहेगी। यहाँ पर क्या पाया जाता है? न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसका काम है न्यूट्रिशन देना, पोलन को खाना देना ताकि वो डेवलप कर सके। सेम चीजों को हिंदी में भी लिख दिया, सारे नाम हिंदी में भी सेम है। अब आता है भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का ये प्रोसेस हो कैसे रहा है? सिंपल सी बात है, यहाँ पर मियोसिस होती है। मेन चीज ये याद रखना है कि क्या होती है भाई? मियोसिस होती है, जिससे क्या बन जाते हैं? 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाते हैं और चारों से क्या बन जाते हैं? पोलन बन जाते हैं। अब पोलन जो है जब आप देखोगे तो 2 स्टेजेस के पाए जाते हैं, एक जिसमें 2 सेल पाए जा रहे हैं और एक जिसमें 3 सेल पाए जा रहे हैं। ये कैसे दिखता है? थोड़ा थोड़ा स्माइली जैसे दिखते हैं। ये जो एक सेल है ये बोला जनरेटिव सेल, नीचे वाला सेल हो गया वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कभी डिवाइड नहीं करता, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ खाना देना। जनरेटिव सेल है जो डिवाइड करके 2 सेल बना देता है। ये 2 सेल क्या है? ये 2 सेल है मेल गेमेट। यही 2 मेल गेमेट कारण है कि जो फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फल बनता है, वो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पर ध्यान रखना भाई, जो पोलन है, पोलन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई कवरिंग बोलते हैं
और उस कवरिंग का नाम क्या है, एक्साइन। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जैसे ये पोलन हो गया तो आउटर मोस्ट कवरिंग कुछ कुछ ऐसी देखने को मिलती है, एक्साइन जो स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, बहुत हार्ड, और उसके अंदर वाली लेयर इंटाइन कहलाती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है, इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती। वहीं पर जब हम बात करते हैं फीमेल गेमेट की, तो फीमेल गेमेट कहां पर बन रहा है, वो बन रहा है ओवम के अंदर, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर बन रहा है। तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो कैसा दिखाई देता है उसको देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल है वो कैसे ज्वाइंट है, प्लेसेंटा के थ्रू ज्वाइंट है ओवरी से। वो किससे ज्वाइंट है, एक डंडी से ज्वाइंट है, इस डंडी को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। अब इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स पाई जा रही है, ये जो लेयर्स हैं इनको हम नाम देते हैं इंटेग्यूमेंट्स। बाहर वाली लेयर को आउटर इंटेग्यूमेंट, इंदर वाली लेयर को हम इनर इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। और यही है जो बाद में जाकर बीज का कवर बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो ओव्यूल है यही बाद में जाकर बीज बनाएगा, तो इसकी जो कवरिंग होगी वो बीज की कवरिंग बनेगी। ये चीज ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर में याद भी दिलाऊंगा। नेक्स्ट आ गया, इसके अंदर देखो सेंटर में क्या पाया जा रहा है, एम्ब्रियो सैक पाया जा रहा है। ये एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या पार्ट्स पाए जा रहे हैं, देखो ऊपर की तरफ 3 सेल पाए जा रहे हैं एंटीपोडल, जिनका काम है भाई न्यूट्रिशन देना, खाना देना। इसके बाद में बीच में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं ऐसे। और नीचे देखो ये 3 सेल जो पाए जा रहे हैं, इन 3 का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं भाई एग अपैरेटस। और वहीं पर देखो इन 3 में से एक सेल तो होता है एग, और वहीं पर इसके साथ में जो 2 सेल है वो है इसकी सहेलियां सिनर्जिड्स। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर एग सेल तक पहुंचने के लिए एक एंट्री गेट है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, और उसी के अपोजिट साइड में अगर आप देखोगे तो वहां पर कोई भी एंट्री नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, भैया चला जाए यहां से, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, यही इसका नाम है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसके अंदर जब एम्ब्रियो सैक बन रहा है, ये जो एम्ब्रियो सैक है ना पूरा का पूरा एग सेल के साथ ही डेवलप होता है, वो कैसे बनता है, वो बनते टाइम पर एक स्पेशल प्रोसेस देखने को मिलता है, जहां पर वो देखो वो सेम मियोसिस तो होगा ही होगा। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा भाई, प्रोसेस का नाम होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या होगा भाई, मियोसिस होगी, और मियोसिस होने पे 4 सेल बनेंगे जिसमें से 3 को क्या कर दिया जाएगा, डीजनरेट कर दिया जाएगा, और एक ही है जो बाद में जाकर एम्ब्रियो सैक बनाएगा जिसमें 3 सेल ये हो गए, नीचे 3 सेल हो गए, और बीच में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, इस तरह की डेवलपमेंट को एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, इस तरह की स्पेशल डेवलपमेंट को कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो देखो 4 क्या बने, हैप्लॉइड मेगास्पोर बने, और वहीं पर एक की डेवलपमेंट हुई, एक ही फंक्शनल रहा, उसी को क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये चीज ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट चीज आ जाती है भाई, डेवलपमेंट हो गई, एम्ब्रियो सैक बन गया। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही है, 3 ऊपर एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लिया, उसके बाद में नीचे क्या हो गया, एग अपैरेटस, जिसके अंदर एक एग सेल और 2 सिनर्जिड पाए जाते हैं। वही सारी चीजें देखो हमने यहाँ लेबल कर दिए, लिख दिए, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लिया, उसके अलावा क्या हो गया, 3 सेल जो है एग अपैरेटस में पाए जाते हैं। सारी चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है। यही है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में जब पूछा जाता है तो एक बात बोली जाती है कि यहाँ पर 7 सेल है, और न्यूक्लियस अगर गिनोगे तो 8 है। क्यों, क्योंकि भाई जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं वो 2 न्यूक्लियस होते हैं एक साथ में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हमने समझ लिया मेल का गेमेट कैसे बना, फीमेल का गेमेट कैसे बना। अब मेल क्या करेगा भाई, फीमेल गेमेट के पास में जाएगा। देखो संघर्ष लड़कों को ही करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, जब मूवमेंट करेगा, जो मेल गेमेट मूवमेंट करेगा फीमेल गेमेट के पास में, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब बड़ी बात यह है, एंथर के पास जो अपना पॉलन है उसके पास में कोई पंख वगैरह नहीं है मूव करने के लिए, या ये तो हवा में उड़ के जाएगा, हवा के साथ बहता बहता जाएगा, या पानी के साथ बहता हुआ जाएगा, या किसी मक्खी के ऊपर चिपक के पहुंचेगा, किसी ना किसी तरीके से पहुंचेगा। जिस तरीके से पहुंच रहा है, जो एजेंट है उन्हें पहुंचाने वाला, वही कहलाता है पॉलिनेटर। और देखो पॉलिनेशन को हमने 2 कैटेगरी में बांटा मेनली, एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, एक हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। सेम फ्लावर पे तो सेल्फ, और डिफरेंट फ्लावर दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर पे तो क्या हो गया भाई, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी बोलते हैं। अब एक अटपटी सी कंडीशन आई, अगर सेम प्लांट के ही दूसरे फ्लावर के पास में पॉलन चले जाए तो वहां पर क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमने तीसरी कैटेगरी बनाई गिटनोगैमी, जहां पर क्या हुआ, अनदर फ्लावर, दूसरा फ्लावर है पर बाय चांस वो सेम प्लांट का ही निकल गया। तो ये ध्यान रखना, 3 कैटेगरी बनी टोटल में, ऑटोगैमी, क्रॉस, और उसके अलावा क्या हो गया भाई, गिटनोगैमी हो गया।
ठीक है, अब ये देखो हमने बोला था पॉलिनेशन किसके आधार पर, पॉलिनेटर के आधार पर हम बात करने वाले हैं। तो अगर विंड से पॉलिनेशन हुई तो एनिमोफिली, क्या खासियत होगी, जो पोलन है क्योंकि हवा से उड़ के जाएगा तो नॉन स्टिकी होना चाहिए, ऐसा नहीं जहां मर्जी चिपक जाए, और लाइट होना चाहिए ताकि हवा के साथ उड़ता रहे, क्योंकि इसका कोई एजेंट्स वगैरह से मतलब जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी कलरफुल प्लांट नहीं चाहिए होता, ना कलर, बिना कलर वाले भी प्लांट होंगे ना, मतलब उसमें इतना सुंदर नहीं दिख रहा है तो भी अपना चल जाएगा। इसके अलावा एक खासियत हमें चाहिए फ्लावर के अंदर कि जो स्टिग्मा है जिसे पोलन को रिसीव करना है वो फेदरी होना चाहिए ताकि हवा में उड़ते हुए पोलन को वो कैच कर सके। इसी के बाद में आता है इंटैमोफिली, मतलब इंसेक्ट से पॉलिनेशन, कीट परागण। यहाँ पर क्या हो रहा होगा भाई, इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रही होगी, तो सबसे पहली बात इंसेक्ट को अट्रैक्टिव लगे प्लांट, इसके लिए क्या होना चाहिए, फ्लावर कलरफुल रहना चाहिए। फ्लावर के अंदर इंसेक्ट के लिए खाना पीना रहना चाहिए ताकि वो उस लालच में वहां आए, है ना। मधुमक्खी किस लिए जाती है, शहद के लिए जाती है, जो और उसी के साथ में पॉलिनेशन हो जाता है। इसके अलावा क्या होना चाहिए भाई, पोलन स्टिकी होना चाहिए ताकि एक बार मक्खी आए तो उसकी पीठ पर चिपक जाए, और जब दूसरे पर जाए जब ही गिरे, एक ही दम से तुरंत से ना स्लाइड करके गिर जाए। इसके अलावा अगर वाटर पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोफिली हो रहा है, जल से जो है परागण हो रहा है, तो वहां पर बस एक ही चीज ध्यान देने को मिलती है कि वहां पर जो पोलन है वो कई बार स्पाइरल फाइबर वगैरह शेप का भी मिलता है, पर खासियत वाली बात यह है कि इनके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है, एक वैक्स की कवरिंग पाई जाती है ताकि वाटर जो है अंदर एंटर ना कर जाए और वाटर की वजह से पोलन खराब ना हो जाए। बाकी अदर एनिमल से होती है तो उसे क्या बोलते हैं, जूफिली बोलते हैं। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाले कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं, जैसे अगर बाइसेक्सुअलिटी होगा, होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी या फिर स्पेसिफिक एंथर स्टिग्मा पोजीशन, तो क्या देखने को मिलेगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगी। वहीं पर अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, डाइकोगेमी होगा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगा या हर्कोगेमी होगा, तो देखने को मिलता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स आपको याद आने चाहिए, पपाया और वाटरमेलन, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज आ गई भाई, अब फर्टिलाइजेशन होने वाली है, फर्टिलाइजेशन ही होगी। अब मेल गेमेट तो पहुंच गया, अब ये दोनों मिलेंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक सिंगल सेल बनाएंगे, तो वही प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। पर यहाँ फर्टिलाइजेशन के साथ में जोड़ दिया डबल फर्टिलाइजेशन, ऐसा क्यों भाई, देखो पोलन के अंदर क्या आए थे, दो मेल गेमेट आए थे, याद हो तो स्माइली वाला फेस जो बनाया था उसमें दो क्या थे भाई, दो मेल गेमेट थे, और नीचे एक क्या था, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल की वजह से तो पोलन ट्यूब ग्रो हो जाती है जो स्टिग्मा से होती हुई नीचे तक पहुंच रही होती है। पर वहीं पर जो दो मेल गेमेट है वो क्या करेंगे, दो में से एक मेल गेमेट क्या करेगा, एग सेल के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, डिप्लॉइड जायगोट बनाएगा। दो सेल मिले, दो सेल हैप्लॉइड वाले हैं, क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे तो वो क्या हो गया, डिप्लॉइड, और नाम क्या दिया, जायगोट। सर यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम क्या नाम दे, इसको हम नाम देते हैं सिनगैमी। और वहीं पर जो एक बाकी बचा हुआ मेल गेमेट है वो क्या करता है, जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे ना उनके साथ मिलता है, तो दो पोलर न्यूक्लियाई हो गया और एक तो एग सेल, एक अपना स्पर्म वाला सेल हो गया, तो टोटल तीन सेल हो गए। तीन सेल मिले तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ पर ये क्या बनाते हैं, ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बाद में जाकर न्यूट्रिशन देना। इसके बाद में हमें आगे देखने भी वाले हैं, क्योंकि यहाँ दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसी की वजह से इसे क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चीज आ जाती है भाई, सर फर्टिलाइजेशन की वजह से बदलाव क्या आएंगे, बदलाव ये आएंगे कि जो पहले ओवरी थी वो बाद में जाकर क्या बन जाएगी, फ्रूट बन जाएगी। ओवरी की जो वॉल थी वो बन जाएगी पेरिकार्प, मतलब फ्रूट की वॉल। ओव्यूल जो था अपना सीड बन जाएगा। इंटेग्यूमेंट जो कि ओव्यूल की कवरिंग थी वो बन जाएगी सीड कोट। सीड कोट आपको पता होना चाहिए, सीड के कवर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है भाई टेस्टा और दूसरा होता है भाई टेगमन, जो कि क्या होता है भाई, टेस्टा आउटर हो गया, टेगमन इनर वाली कवरिंग होगी, जो आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट से ही बने होते हैं रिस्पेक्टिवली। माइक्रोपाइल ही रहता है। माइक्रोपाइल क्या था, छेद था, ऐसा ही सीड के ऊपर भी छेद देखने को मिलता है। इसके अलावा हाइलम हो गया, हाइलम ही रहता है। हाइलम क्या था, सीड के ऊपर छोटा सा निशान देखने को मिलता है, स्कार देखने को मिलता है। एम्ब्रियो सैक बोल लो या एगसेल बोल लो, यही डेवलप करके क्या बनाने वाला है, एम्ब्रियो बनाने वाला है, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो टिश्यू है जिससे नया प्लांट बनेगा, सीड के अंदर पाए जाने वाला टिश्यू है।
और लास्ट आ गया भाई पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई से बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि बाद में न्यूट्रिशन देने वाला है किसे, सीड को। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है ना, उसे खाना पीना देता है। जब सीड ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं ना, इस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन। कि यहाँ पर क्या होगा, जो टिश्यू है, जो एम्ब्रियो है, उसको सेगमेंटेड कर दिया जाएगा, मतलब उसके कुछ पार्ट्स आ जाएंगे। सबसे पहला पार्ट आ जाएगा रेडिकल। रेडिकल वो पार्ट है जो कि रूट बनाने वाला है। कुछ कुछ इस तरह का अपना एम्ब्रियो देखने को मिलता है हमें डाइकोट के अंदर। तो वो डाइकोट के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, ऊपर वाला पार्ट हो गया प्लिम्यूल, नीचे वाला पार्ट हो गया रेडिकल, और यहाँ पर दो जो है आपको कोटिलेडन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई प्लिम्यूल हो गया, जो ऊपर वाला पार्ट है जो शूट बनाएगा, और वहीं पर नीचे वाला पार्ट रेडिकल हो गया। कोटिलेडन मतलब वो जगह जहां पर खाना स्टोर है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक कोटिलेडन तो मोनोकोट और दो कोटिलेडन तो डाइकोट, ये कहलाता है। अब डाइकोट की डेवलपमेंट के दौरान एक स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, ये है हार्ट शेप्ड स्टेज। यहाँ पर हार्ट शेप्ड स्टेज बनती है, जिसकी वजह से ये देखो ये दो लोब जो बन रहे हैं, यही दो कोटिलेडन्स में डिवाइड होते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। डाइकोट और मोनोकोट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में कि जो एम्ब्रियो था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, वो क्या करेगा भाई, वो बनाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है सर, वो टिश्यू जो कि खाना देगा किसे, सीड को। अब यहाँ पर जो खाना है वो दो कैटेगरी का हो सकता है, एक है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कौन सा है सर, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस पाए जाते हो। और वहीं पर सेल्यूलर एंडोस्पर्म, जिसमें पूरा का पूरा सेल बन गया हो। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सबसे कॉमन वाला होता है, यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस पाया जाता है, सेल वॉल नहीं बनी होती। और वहीं पर जब सेल वॉल बन गई तो बन गया सेल्यूलर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है कोकोनट वाटर, और वहीं पर सेल्यूलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है जो कर्नल होता है, किसका, कोकोनट का। कर्नल का मतलब क्या है, कर्नल का मतलब भैया आर्मी वाले कर्नल नहीं, वो कॉलोनियल होता है। यहाँ पर ये क्या है भाई, ये है अपना जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, मलाई वाला पार्ट होता है, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, हेलोबियल मतलब जब दोनों एक साथ में पाए जाए, जैसे कोकोनट में होता है दोनों एक साथ में पाए जाए, तो उसके लिए एक स्पेशल नाम भी बोला गया है, हेलोबियल। अगर आपसे दो पूछा जाए तो ये दो बताएंगे, अगर तीन पूछा जाए तो आप तीनों बता सकते हो। ठीक है भाई, इस चीज को ध्यान रखना है। सीड के स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था। अंदर क्या होगा भाई, अंदर एम्ब्रियो होगा, बाहर आउटर कवरिंग टेस्टा और टेगमेन होगी। देखो हमने जो अपना मोनोकोट वाला था वो रह गया था अपना सीड, डाइकोट तो हमने कर लिया था। तो मोनोकोट का डायग्राम देख लेते हैं, कुछ इस तरह से होता है भाई, ऐसे दो सेगमेंट में डिवाइड किया। ऊपर जो ये कोटिलेडन होता है ना, इसे स्पेशल नाम भी दिया जाता है स्क्यूटलम। जो मोनोकोट होता है उसमें एक ही कोटिलेडन तो होता है, उसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, स्क्यूटलम। अब ये है अपना एम्ब्रियो, इसका ऊपर वाला पार्ट प्लिम्यूल हो गया, नीचे वाला पार्ट रेडिकल हो गया, और इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, क्योंकि प्लिम्यूल के ऊपर है, और नीचे ये रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा बोलते हैं। बस ये इससे याद रखना है, राइजा रेडिकल और टाइल, ये क्या आ गया, प्लिम्यूल आ गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसी के साथ में अपना मोस्ट ऑफ दी चैप्टर खत्म हो गए, छोटे मोटे दो तो पॉइंट रह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई, अपने पास में ये जो फ्रूट है, फ्रूट की कुछ वॉल्स पाई जाती है, मतलब जो पेरिकार्प है ना, पेरिकार्प देखो कई कई फ्रूट्स में तो बहुत पतली पाई जाती है कि वहां लेयर्स पता ही नहीं चलेंगी, पर उन्हें बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स। अब वहीं पर फ्लैशी फ्रूट्स आते हैं, जैसे अपना मैंगो वगैरह आ गया, जिसमें सारी लेयर्स साफ दिखाई दे रही होती है। सबसे ऊपर वाला जो छिलका होता है वो हो गया एपिकार्प या फिर एक्सोकार्प बोल देते हैं। बीच वाला हिस्सा जो पल्प वाला हम खाते हैं वो हो गया मीजोकार्प, और वहीं पर सबसे अंदर जो अपना सीड के ऊपर रहता है वो होता है एंडोकार्प। अब आपको ध्यान रहना चाहिए, आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा पार्ट हम खाते हैं, तो मैंगो के अंदर हम मीजोकार्प खाते हैं। वहीं पर अगर कोकोनट के अंदर देखें तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम फल को ही तो खाते होंगे, हम फल को खाते ही नहीं, हम फ्रूट को खाते ही नहीं। ठीक है, क्यों, एपिकार्प हो गया सबसे बाहर वाली जो हरी हरी कवरिंग होती है, उसके बाद में मीजोकार्प हो गया जो फाइब्रस कवरिंग होती है, फाइबर होता है ना जो हम छील देते हैं, उससे रस्सी भी बनती है। वहीं पर जो अपना सीड रहता है, सीड के ऊपर हार्ड सा शेल रहता है, जिसके ऊपर आंखों वाला निशान बना होता है, दो आंख और नीचे मुंह जैसा कुछ बना होता है, वो जो होता है वो होता है अपना एंडोकार्प। तो इन तीनों में से हम कुछ नहीं खाते, हम क्या खाते हैं, हम उनके अंदर जो पाया जाने वाला एंडोस्पर्म है हम उसे खाते हैं। और वो एंडोस्पर्म क्या था, एक्चुअली में सीड का खाना था। सीड का खाना उसमें ज्यादा रहता है, सीड एग्सेल छोटा सा रहता है, जाइगोट छोटा सा रहता है, वो पता भी नहीं चलता, हमें दिखता भी नहीं, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा।
हम उस पूरे को ही खा जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज ध्यान रखनी है। लास्ट पॉइंट आता है अपने पास में वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब सर जो अपना वेजिटेटिव पार्ट है उनसे भी तो रिप्रोडक्शन हो सकती है, पर कुछ कुछ प्लांट में ही होती है। वेजिटेटिव पार्ट्स बोले तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो वेजिटेटिव पार्ट अगर रूट से हो रही है तो वो होता है एग्जांपल दहलिया और स्वीट पोटैटो में। स्टेम से हो रही है तो होता है पोटैटो और जिंजर में। लीव से हो रही है तो होता है ब्रायोफाइलम में। एक इकलौता एग्जांपल है। ये एग्जांपल्स याद रखना, आपसे पूछे जाते हैं। और वहीं पर कुछ आर्टिफिशियल मेथड भी होते हैं जो नेचुरली तो नहीं होती पर हम कर लेते हैं। जैसे कि क्या हो गया, बहुत कॉमन है कटिंग ऑफ रोज। हम क्या करते हैं, रोज की एक डाली जो है कहीं से निकाल लाते हैं और क्या कर लेते हैं, उसको अगर उगा देंगे तो उससे नया प्लांट उग जाता है। तो वो हो गया कटिंग, जिसमें हमने स्टेम को काट करके बस उगा दिया। ग्राफ्टिंग होता है जिसमें हमने नीचे एक प्लांट दूसरा है और ऊपर दूसरा प्लांट जोड़ दिया और ऊपर का प्लांट जो है मैंगो उग के आ गया, तो वो वाला पार्ट रहता है। पर वहीं पर लेयरिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, बेल वाले पौधे को ऐसे मिट्टी के नीचे दबा देते हैं और वहां पर जड़ें उग जाती है, फिर हम काट देंगे, दो नए नए पौधे बन गए। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। और इसके अलावा एक और है जो लैब ग्रोन टेक्नोलॉजी है, जो कि है अपनी टिश्यू कल्चर, जिसके अंदर हम बस एक्टिव जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जो कि कहाँ मिलेंगे हमें, शूट टिप या रूट टिप पे मिलेंगे। उन टिप के टिश्यूज को हम निकाल लेते हैं स्क्रैच करके और उनको क्या करते हैं, लैब में खाना पीना देके ग्रो करा देते हैं। वो ग्रो होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, आलू जैसा बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं कैलस। अब उसे चाहे 4 टुकड़ों में बांटो या पूरा कैलस को उगा दो, उससे पूरा नया पौधा उग के आ जाता है और बढ़िया काम हो जाता है। इससे फायदा क्या होता है, यहाँ पर जो है बिल्कुल बढ़िया स्पीड में तेजी से जेनेटिकली सिमिलर जो है प्लांट मिलते हैं, हाई क्वालिटी के प्लांट मिलते हैं, जिनमें फ्रूट में सीड नहीं होता, फल में जो है बीज नहीं होता, तो बढ़िया रहता है अपने लिए। जिसमें बीज का कोई काम नहीं है उस वाले पौधों में बढ़िया काम करता है। अब यहाँ पर सारी रिवीजन तो हो गई, अब ये चैप्टर तो पढ़ लिया। इसी तरीके से सारे चैप्टर पढ़ने हैं बढ़िया तरीके से। तरीका बताता हूँ, 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका, अगर आपके पास में अभी टाइम है ना, तो क्या करो भाई, लक्ष्य बैच में ज्वाइन हो जाओ, जहां पर आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है लाइव, सारी चीजों को पढ़ा दिया जाता है। डेली क्लासेस होती है, डेली ज्वाइन करना है, सारी चीजों को पढ़ते जाना है, काम होता जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पर वहीं पर तुम्हारे पेपर आ रहे हैं, बिल्कुल बस चाहिए लास्ट टाइम क्रैश कोर्स मिल जाए, 10 वीडियो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वो भी लेके आ गए हैं लक्ष्य क्रैश कोर्स, जहां पर बेटा 10 क्लास के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। और जो फीस है ना, ये ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी साइंस स्ट्रीम के लिए होगा, कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे एक ही साथ में कवर हो जाएंगे। तो लक्ष्य क्रैश कोर्स टोटल 1499 में, इसमें भी डिस्काउंट चल रहा है, तो जल्दी से जाकर देख लेना और ज्वाइन हो जाना, बढ़िया से तैयारी कर लेना लक्ष्य या फिर लक्ष्य क्रैश कोर्स में, तो तैयारी कर लेना। इसके अलावा बात आती है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वैसे तो क्लासेस में मिल जाएंगे, अगर किसी बच्चे को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल है भाई। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने क्या बना दिया है, क्वेश्चन बैंक बना दिया है, जहां पर से सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। लास्ट चीज आती है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाए सर, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दो, बाकी मैं तैयारी कर लूंगा, तो वो भी चीजें दे दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ बड़ी मेहनत से बनाई है, तो वाइसली यूज करना, मेहनत जरूर करना, अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर दो। अभी के अभी जाकर प्ले स्टोर से मनीष शर्मा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो और शुरू कर दो अपनी तैयारी। क्योंकि भैया 1 मिनट की देरी भी है ना, जो बाद में जाकर है ना आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत देगी, तो वो चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, आलस बिल्कुल नहीं करना, अभी से लग जाना है, मेहनत करना है, पेपर में फोड़ डालना है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी, हेल्पफुल थी कि नहीं थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और आपका जो टारगेट स्कोर क्या है वो जरूर बता देना सब्जेक्ट के साथ में। जैसे बायोलॉजी 95, मतलब 95% चाहिए बायोलॉजी के अंदर, तो जल्दी जल्दी से टारगेट बना दो। हम इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।